हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस इकोलॉजी क्लास में हम बात करेंगे सिंथेटिक कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी, अर्थात समुदाय के संश्लेषणात्मक लक्षणों की। इन लक्षणों को हम कृत्रिम लक्षण भी कहते हैं, आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि समुदाय के संश्लेषणात्मक लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि आप इससे पहले के वीडियोज में किसी समुदाय के क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इन सभी कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं और हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे सिंथेटिक कैरेक्टर्स की या संश्लेषणात्मक लक्षणों की। और जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये संश्लेषित किए जाते हैं, ये ऐसे लक्षण हैं जिनका संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण का मतलब ये है कि ये जो लक्षण हैं वो जो हमारे अन्य जो कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर ये जो है निकल करके आते हैं। तो ये जो लक्षण हैं वो जैव समुदाय के मात्रात्मक और गुणात्मक जो गुण हैं उनके अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, इसीलिए ये संश्लेषणात्मक लक्षण कहलाते हैं या सिंथेटिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इन्हें जैसा कि आपको बताया ही है कि इनको हम कृत्रिम गुण भी कहते हैं। और ये जो है भिन्न भिन्न जो समुदाय होते हैं, अर्थात जो अलग अलग समुदाय होते हैं, उन अलग अलग समुदायों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्थात हमें अलग अलग समुदाय की अगर तुलना करनी है किसी भी प्लांट्स की, स्पीसीज की या उनके आवर्ती इस तरीके से और अन्य जो कैरेक्टर्स हैं उनकी, तो उसमें जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो हैं संश्लेषणात्मक जो लक्षण हैं वो मुख्य तौर पर 3 हैं, जिसमें से पहला है उपस्थिति और स्थिरता, अर्थात प्रेजेंट एंड कॉन्स्टेंस। जैसा कि हम नाम से ही जान पा रहे हैं उपस्थिति और स्थिरता को, कि उपस्थिति जो है किसी भी पादप का किसी समुदाय में पाया जाना उसकी उपस्थिति के द्वारा दर्शाया जाता है। और स्थिरता जो है उसके एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर उसके जमे रहने की जो प्रवृत्ति है किसी भी पादप के, वो उसकी स्थिरता से जो है प्रदर्शित की जाती है। और यह जो लक्षण होता है उपस्थिति और स्थिरता का या प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस का, वो पादप की आवृत्ति से संबंधित होता है, अर्थात फ्रेक्वेंसी से संबंधित होता है। और आवृत्ति के बारे में जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि फ्रेक्वेंसी या आवृत्ति जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पादपों के किसी खास जगह पर पाए जाने की प्रायिकता होती है। इसको हम क्वाड्रेट मेथड के द्वारा निकालते भी हैं। प्रतिशत आवृत्ति में जो है इसको हम प्रदर्शित करते हैं कि कोई जो पादप जाति है वो डाले गए क्वाड्रेट में से कितने में जो है उपस्थित पाई जाती है, उसे ही जो है हम आवृत्ति प्रतिशत कहते हैं। और इसके लिए जो है हमें उस संख्या जो कि जिनमें वो उपस्थित पाई जाती है उसमें भाग देना होता है जितने क्वाड्रेट हमने उसमें डाले हैं, और साथ ही इसमें 100 से जो है हमें गुणन करना होता है। तो इसको हम प्रतिशत आवृत्ति निकाल देते हैं। और जैसा कि आपको मैं बता ही रहा हूँ कि इस आवृत्ति से जो है हमें ये पता चलता है कि प्रायिकता जो है पाए जाने की कितनी है उस जगह विशेष पर पादपों की। आवृत्ति यदि कम है तो पादप की जो प्रायिकता है वो पाए जाने की कम है, अर्थात वो प्रत्येक जगह पर पादप उपस्थित नहीं है। ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वो पादप जो है हर जगह पर उपस्थित है। तो एक हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं प्रेजेंट एंड कॉन्स्टेंस की, तो उपस्थिति और स्थिरता जो है वो एक जैव समुदाय में किसी विशेष जाति के जीवों के विस्तार को दर्शाता है। कि अर्थात ये हम कह सकते हैं कि किसी समुदाय में किसी विशिष्ट जाति के सदस्य जो हैं वो अलग अलग समुदाय में किस तरीके से वितरित हैं। जो हम जैसा कि आपको बता ही रहे थे कि अलग अलग समुदाय की हम तुलना कर सकते हैं, तो एक तरीके से ये वितरण को जो है दर्शाता है। कोई भी जाति जो है अपनी आवृत्ति प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो वो निम्न 5 तरीके से जो है अपनी उपस्थिति दर्शा सकती है। ये जो 5 तरीके हैं वो आप देख सकते हैं आवृत्ति प्रतिशत के हिसाब पर, कि इसमें से जो पहला है वो है
हमारे सामने उपस्थिति वर्ग और दूसरा जो हमने कॉलम लिया हुआ है वो है प्रतिशत आवृत्ति। तो प्रतिशत आवृत्ति अगर 1 से लेकर के 20% तक है तो इसका मतलब है कि वो पादप जो हैं वो दुर्लभ वर्ग के हैं। 21 से 40% जो है वो कभी कभी उपस्थित है या सेल्डम प्रेजेंट है। 41 से 60% आवृत्ति वाले जो पादप हैं वो ऑफ्टन प्रेजेंट हैं, अर्थात प्राय उपस्थित होते हैं। 61 से 80% तक जो आवृत्ति वाले पादप हैं वो अधिकांशतः उपस्थित, और 81 से 100% जो पादप हैं आवृत्ति वाले वो लगातार उपस्थित। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आवृत्ति है ये बढ़ती हुई आवृत्ति हमें पादपों के वितरण के बारे में बताती है कि पादपों का जो वितरण है किस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको अभी चर्चा करी थी कि ये एक प्रकार की जो कह सकते हैं कि बारंबारता है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी तो पादप जो है वो हर जगह उपस्थित होगा। जैसा कि हमने देख रहे हैं 5वें नंबर पर कि कॉन्स्टेंटली जो है प्रेजेंट है पादप, अगर 81 से लेकर के 100% आवृत्ति उसकी मिलती है। और ये प्रतिशत आवृत्ति निकालने का जो सूत्र है हम पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, जिसको हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। और जब बीएससी की क्लास में, एमएससी की क्लास में प्रैक्टिकल करवाते हैं तो वहाँ भी जो है हम इसको निकालते हैं और फील्ड में जा कर के आसानी से आवृत्ति, घनत्व, इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। दूसरा जो एक मुख्य करैक्टर है, सिंथेटिक करैक्टर, वो है फिडिलिटी या निष्ठा। निष्ठा की अगर हम बात करें, जैसा कि इसके नाम से भी हमें इसका जो अर्थ है वो कुछ हद तक पता चल रहा है। ये जो निष्ठा है ये वह पैमाना होता है जिसके आधार पर जातियां जो हैं वो किसी एक निश्चित प्रकार के जैव समुदाय में वितरण के लिए प्रतिबंधित होती हैं। या हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी जाति का एक समुदाय में उपस्थित होना अथवा कुछ अन्य जातियों का प्रत्येक प्रकार के समुदाय में वितरित होना इस जाति की निष्ठा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई स्पीसीज है, एक स्पीसीज की अगर हम एक ही बात करें, दूसरी स्पीसीज जो है वो बी स्पीसीज है, तो ये जो स्पीसीज है जिसकी निष्ठा इनमें से अधिक होगी वह किसी खास समुदाय में ही मिलती है, जबकि जिसकी निष्ठा कम होती है वो सभी समुदाय में उपस्थित होती है। जैसे सपोज करिए कि ए की अगर हम निष्ठा की बात करें, ये ए की निष्ठा अगर बी की निष्ठा से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए स्पीसीज है किसी भी पादप की, वो ए किसी खास प्रकार के समुदाय में मिलेगी। अर्थात इसका हम कह सकते हैं कि एक वितरण जो होगा वो कुछ ही जगह पर मिलेगा। बी की यदि निष्ठा कम है, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो ये जो है आपको प्रत्येक प्रकार के समुदाय में मिलेगी। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी निष्ठा जितनी कम होगी वो प्रत्येक प्रकार के समुदाय में पाई जाएगी। अर्थात जिसके साथ टर्म एंड कंडीशन सबसे कम जुड़ी हुई हैं वो पादप हर जगह वितरित मिल जाएंगे, और जिसके साथ सबसे ज़्यादा जो है टर्म एंड कंडीशन जुड़ी हुई है, निष्ठा जुड़ी हुई है, वो जो है बहुत ही कम समुदाय में मिलेगी। तो जाति की जो निष्ठा है उसकी हम कह सकते हैं कि तरीके से ये पारिस्थितिकी आयाम से संबंधित है, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड से संबंधित होती है। जितना अधिक किसी जाति का पारिस्थितिक आयाम होगा वह उतने ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में जो है हमें देखने को मिलेगी। हम इसे जो है इस तरीके से कह सकते हैं कि जाति की जो निष्ठा होती है उसके पारिस्थितिक आयाम से निम्न प्रकार संबंधित होती है कि फॉस निष्ठा अर्थात फिडिलिटी जो है वो समानुपाती होती है 1/, पारिस्थितिक आयाम के। अर्थात पारिस्थितिक आयाम और वास निष्ठा एक दूसरे के कह सकते हैं कि उल्टे हैं। जितनी ज़्यादा वास निष्ठा किसी स्पीसीज की होगी उसका पारिस्थितिक आयाम उतना ही कम होगा। अर्थात वो जो स्पीसीज है पर्टिकुलर वो उतने ही किसी कम खास समुदाय कह सकते हैं कि उसका वितरण बहुत कम होगा, वो किसी खास समुदाय में मिलेगी, और जिसकी वास निष्ठा जितनी कम है वो जो है उसका पारिस्थितिक आयाम ज़्यादा होगा, वो किसी भी समुदाय में जो है वो आसानी से मिलेगी। तो इस की अगर हम देखें तो
निष्ठा जो है, जैसा कि आपको बताया ही है कि निष्ठा जो है, अधिक निष्ठा जो है वो अगर हम देखें तो निष्ठा जिस जाति की अधिक होगी उसका पारिस्थितिक आयाम कम होगा, जैसा कि आपको बता ही रहे हैं, वो विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध होती है, और कम निष्ठा वाली जो होती है वो अधिक स्थानों पर उपलब्ध हो पाती है। और इस निष्ठा के आधार पर ही जो है एक वैज्ञानिक होते हैं ब्राउन ब्लैंकेट, इन ब्राउन ब्लैंकेट ने जो है वास्ट निष्ठा को 5 वर्गों में जो है विभक्त किया है। ये 5 वर्ग आप देखिए यहाँ पर। निष्ठा 1, फिडिलिटी 1, इसको हम F1 से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो है संयोगवश उपस्थित पादप होते हैं, इस वर्ग में जो है संयोगवश उपस्थित पादप होते हैं जो कभी कभी मिलते हैं। निष्ठा 2 में या F2 वर्ग में जो देखें हम, तो इसमें उदासीन या इनडिफरेंट पादप मिलेंगे, ऐसे पौधे जो कहीं भी पाए जा सकते हैं और किसी खास समुदाय से संबंधित नहीं होते हैं। अर्थात ये ऐसे पौधे होते हैं जो कहीं भी पाए जा सकते हैं, और इनका हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो पादप हैं वो किसी स्पेशल कम्युनिटी के नहीं हैं कि जिनको हम ये कहते हैं कि ये उस समुदाय का जो है उसी समुदाय में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये कहीं भी जो है पाए जा सकते हैं। तो इसमें निष्ठा इनको हम 2 के नाम से जो है वर्ग में रखते हैं। निष्ठा 3 की अगर हम बात करें, जो F3 वर्ग है, उसमें वरीयता वाली प्रजातियां जिनको हम प्रिफरेंशियल कहते हैं, जो वरीयता देती हैं, अर्थात कह सकते हैं किसी समुदाय में अधिक पाई जाती है, किसी खास समुदाय को वरीयता देती हैं। तो ये जो जातियां होती हैं वो अनेक समुदाय में पाई जाती हैं, परंतु ये किसी समुदाय में ये अधिक पाई जाएंगी। तो ये जो है F3 ग्रुप है जिनको हम वरीयता वाली प्रजातियाँ कहते हैं। हालांकि ये जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये समुदायों में काफ़ी सारे समुदाय में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये किन्हीं समुदायों में अधिक पाई जाती है। और F4 जो है वर्ग, फिडिलिटी जो 4 है, उसमें सेलेक्टिव हैं, चयनित हैं, वर्णात्मक जातियाँ हैं, अर्थात ये जो जातियाँ होती हैं वो किसी विशिष्ट समुदाय में ही उगती हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये अन्य समुदायों में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। अर्थात ये चयनित हैं, सेलेक्टिव हैं, किसी खास समुदाय में मिलती हैं, लेकिन कभी कभी जो इसके पादप है हमें वो अन्य समुदाय में भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत कम संख्या में। निष्ठा 5 की बात करें तो ये जो निष्ठा है वो सर्वाधिक वाला वर्ग है। निष्ठा 5 जो है इसमें एक्सक्लूसिव स्पीसीज मिलेंगी, अर्थात जो किसी विशेष क्षेत्र की हैं, विशेष कम्युनिटी में ही पाए जाएंगे, इनका कहीं और अस्तित्व नहीं होता है। तो ये किसी विशेष समुदाय में ही उपस्थित जातियाँ होती हैं जिनको आप उस समुदाय से इतर अन्य समुदाय में नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो वर्ग की बात की है निष्ठा के, वो निष्ठा 1 अर्थात F1 से लेकर के F5 तक जो है वो निष्ठा यहाँ पर बढ़ रही है। और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जब निष्ठा बढ़ती है, फिडिलिटी बढ़ती है, तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होगा, परिस्थिति की आयाम होगा, उसका विस्तृत जो क्षेत्र होगा वो उतना ही कम होता चला जाता है। वो किसी खास जगह पर ही पाई जाएंगी, खास समुदाय में पाई जाएंगी, और जिनकी जितनी निष्ठा कम होगी वो जो है हर जगह उपस्थित हो सकती हैं। तो F1 जो वर्ग था वो सबसे कम निष्ठा का है, और F4 जो वर्ग है वो सर्वाधिक निष्ठा का होता है। तो ये तो बात हो गई निष्ठा की। और नेक्स्ट हम सिंथेटिक कैरेक्टर देख रहे हैं प्रधानता या प्रबलता, डोमिनेंस जो है। प्रधानता की अगर हम बात करें तो प्रधानता जो है वो समुदाय में किसी जाति की जो आपेक्षिक प्रमुखता जो होती है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस, उसको ज्ञात करने के लिए प्रमुख मूल्य सूची का जो विचार है वो कर्टिस और मैंकोटस ने दिया था। हालांकि प्रधानता के बारे में आपको पहले भी बताया गया है, क्वांटिटिव जो गुणों की हमने व्याख्या की थी उस समय पर। तो यहाँ भी जो है हम प्रबलता को कृत्रिम रूप से बता रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया ही है कि इसमें जो है प्रभाविता या प्रबलता में तीनों चीज़ों का एक तरीके से योग होगा, घनत्व का, आवर्ती का और प्रबलता मूल्य का। तो इसके आधार पर जो है कि हम कह सकते हैं कि एक इंडेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं प्रमुख मूल्य सूची या इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स, IVI कहते हैं। और इस IVI का विचार जो है इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स का विचार कर्टिस एंड मैकिन्टोश के द्वारा दिया गया था। और इसको जो है इस सूची के लिए हमको आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आवर्ती, आपेक्षिक प्रबलता की जो मात्रा है उससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आपेक्षिक आवर्ती, आपेक्षिक घनत्व और प्रबलता को निकालने के लिए आप सूत्र जो है स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। आपेक्षिक आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की आवृत्ति बटे सभी जातियों की कुल आवृत्ति इंटू 100। अर्थात किसी एक जाति की आवृत्ति
को अगर हम भाग दे दें सभी जातियों की कुल आवृत्ति से, तो वो जो है और 100 का गुना कर देंगे तो आपेक्षिक आवृत्ति निकल ही आएगी। ठीक इसी प्रकार हम आपेक्षिक घनत्व भी निकाल सकते हैं, आपेक्षिक जो है प्रबलता भी जो है हम निकाल सकते हैं। तो इन्हें तीनों पैरामीटर्स जब हमारे पास आ जाते हैं, आपेक्षिक आवृत्ति, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक प्रबलता, तो इन तीनों का योग से हम निकाल सकते हैं प्रमुख मूल्य सूची या IVI, जिसको हम इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स कहते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो कई मरतबा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो ऐसे में आप प्रमुख मूल्य सूची को आपेक्षिक आवृत्ति, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक प्रबलता इन योग से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका मैक्सिमम मान 100 तक हो सकता है। तो ऐसे में तीनों का अगर हम कह देखें तो प्रमुख मूल्य सूची का मान 300 से अधिक नहीं हो पाएगा। और ये जो है प्रमुख मूल्य सूची, ये पादप समुदाय के संगठन को सही प्रकार से व्यक्त करती है। तो ये तो बात हो गई प्रधानता या प्रबलता और साथ ही प्रमुख मूल्य सूची की। तो ये तो थे आज के हमारे समुदाय के संश्लेषणात्मक लक्षण, जो कि मात्रात्मक और गुणात्मक गुणों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। थैंक यू।